भारत की यूनिवर्सिटीज में इस वक्त एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो देश के हर स्टूडेंट, हर प्रोफेसर पर असर डालता है। और सच कहें तो ये काफी उलझा हुआ भी लग सकता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरे सिस्टम को चलते चलते ही अपग्रेड किया जा रहा हो। डिग्री के नए नियम, फैकल्टी की भर्ती का नया तरीका, स्टूडेंट्स के अधिकार, सब कुछ एक साथ बदल रहा है। तो ये जो बदलावों का तूफान आया है, चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे दो बड़े हिस्सों में देखेंगे। पहला, एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई का तरीका कैसे बदल रहा है, और दूसरा, यूनिवर्सिटीज को चलाने के तौर तरीकों में यानी गवर्नेंस में क्या क्या हो रहा है। असल में ये जितने भी बदलाव हम देख रहे हैं, ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने का ही एक हिस्सा है। ये भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है, जिसका मकसद क्लासरूम से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हर चीज को नए सिरे से बनाना है। तो हम इन दोनों मोर्चों को एक एक करके समझेंगे। पहले उन बदलावों की बात करेंगे जो सीधे सीधे एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ से जुड़े हैं, और फिर हम उन बड़े प्रशासनिक बदलावों पर आएंगे जो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को बदल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए इन बदलावों का असल मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले डिग्री से जुड़े नए नियमों को देखते हैं, जो सिस्टम में पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन ला रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक 3 साल की डिग्री होती थी, अब उसे 4 साल के प्रोग्राम के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। और इसमें कई एग्जिट पॉइंट्स हैं। मतलब अब आप 1 साल पूरा करके एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2 साल बाद डिप्लोमा, या 3 साल के बाद एक बैचलर डिग्री। और जो पूरे 4 साल की पढ़ाई करेंगे, उन्हें मिलेगी ऑनर्स या रिसर्च वाली बैचलर डिग्री। अब ये जो नई फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके पीछे की ताकत है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसे एक डिजिटल लॉकर जैसा समझिए, जहां आपकी पढ़ाई की सारी कमाई यानी आपके क्रेडिट्स जमा होते रहते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आप बीच में कॉलेज बदलते भी हैं, तो भी आपके क्रेडिट्स आपके साथ रहेंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में आपके जमा किए हुए क्रेडिट्स 7 साल तक वैलिड रहेंगे। यानी अगर किसी को किसी वजह से पढ़ाई से ब्रेक लेना भी पड़े, तो वो बाद में वहीं से अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकता है जहां से छोड़ी थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब स्टूडेंट्स चाहें तो एक साथ 2 फुल टाइम डिग्री भी कर सकते हैं। साल में 2 बार एडमिशन्स होंगे, और बाहर के यूनिवर्सिटीज की डिग्रियों को भी पहले से ज्यादा आसानी से मान्यता मिल जाएगी। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा कंट्रोल देने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब गियर बदलते हैं और दूसरे मोर्चे पर आते हैं। ये एक बड़ी बहस है कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स और लीडरशिप की भर्ती कौन कंट्रोल करेगा। अब ये सुनने में भले ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला लगे, लेकिन इसका सीधा असर स्टूडेंट्स पर पड़ता है, क्योंकि यही तय करता है कि उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स कौन होंगे। तो सरकार का पक्ष ये है कि फैकल्टी भर्ती से जुड़े ये नए नियम हायरिंग प्रोसेस को और मॉडर्न बनाएंगे और ग्लोबल ट्रेंड्स के बराबर लाएंगे। उनका मानना है कि इससे भारत की यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज का मुकाबला कर पाएंगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कई गैर बीजेपी शासित राज्य इसे अपनी स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी पर एक हमले की तरह देख रहे हैं, खासकर वाइस चांसलर की नियुक्ति के मामले में। उनका कहना है कि इससे यूनिवर्सिटीज पर केंद्र सरकार का कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये आंकड़े देखिए, एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक तरफ नए नियमों की इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस जैसी पुरानी स्कीम को लागू करने की रफ्तार काफी धीमी रही है। 80% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने तो अब तक एक भी ऐसी नियुक्ति नहीं की है। इससे ये सवाल जरूर उठता है कि क्या नए सुधारों को ठीक से लागू किया भी जा सकेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी दूसरी बड़ी लड़ाई छिड़ी कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए नए नियमों को लेकर। और ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है, क्योंकि ये सीधे सीधे कैंपस के माहौल और स्टूडेंट्स की सुरक्षा से जुड़ा है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 2012 की गाइडलाइंस और 2026 के नए नियमों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाली गाइडलाइन सिर्फ एक सलाह थी, लेकिन ये नए नियम कानूनी तौर पर बाध्यकारी हैं। मतलब अब यूनिवर्सिटीज को इन्हें मानना ही होगा, वरना उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और ये पूरा विवाद सिर्फ एक छोटे से क्लॉज रेगुलेशन 3C पर आकर अटक गया। ये क्लॉज जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है, और इसी एक लाइन की वजह से देश भर में 2 बिल्कुल अलग अलग खेमों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। तो हुआ ये कि इस परिभाषा की वजह से कुछ समूहों ने विरोध किया कि इसमें जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं शामिल किया गया।
वहीं दूसरी तरफ जब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो दूसरे समूहों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे पिछड़े वर्ग के छात्रों की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। जब विरोध प्रदर्शन सड़कों पर बढ़ गए तो ये लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब देश की सर्वोच्च अदालत इस पर फैसला करने वाली थी। और एक्शन कितनी तेजी से हुआ ये देखिए। इन नियमों के नोटिफाई होने के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे रेगुलेशन पर अंतरिम रोक लगा दी। ये एक असाधारण कदम था जो दिखाता है कि कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से देख रहा है। कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके इन नियमों पर रोक लगाई और साथ ही कुछ बहुत ही बुनियादी संवैधानिक सवाल भी उठाए। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भारत की उच्च शिक्षा के भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो इन सब के बीच आज स्टूडेंट्स, फैकल्टी और यूनिवर्सिटीज कहाँ खड़े हैं? एक शब्द में कहें तो अनिश्चितता के बीच। इस समय हम एक बहुत ही अजीब मोड़ पर हैं। एक तरफ एकेडमिक सुधार जैसे कि 4 साल की डिग्री तो लागू हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कैंपस में सत्ता और न्याय से जुड़े बुनियादी नियम विवादों में और कोर्ट में अटके हुए हैं। आगे का रास्ता इसी एक बड़े और मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने पर निर्भर करता है। एक ऐसा सवाल जो अब विधानसभाओं, आम जनता और सुप्रीम कोर्ट सबके सामने है, और इसका जवाब पूरे देश को मिलकर ही खोजना होगा।